आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी और ज़र्रार खोड़ो। इस्लामाबाद में दो हाई प्रोफाइल कत्ल केस इन दिनों दोबारा ज़ेर बहस हैं। एक का आज फ़ैसला हो गया है, दूसरे का फ़ैसला लटका हुआ है, मगर इन पे हम गुफ्तगू करेंगे 11:30 बजे के बाद। गज़ा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस वक्त वहाँ टोटल कम्युनिकेशन का ब्लैक आउट है। बैरूनी दुनिया से रब्ता कई घंटे से कटा हुआ है। इन कई घंटों में मज़ीद क्या गुज़रा वहाँ फ़िलहाल कुछ मालूम नहीं। अपडेट होता है तो हम बताते हैं। जो अब तक अवेलेबल ख़बरें हैं उनके मुताबिक जो रफ़ा का इलाक़ा है जनूबी गज़ा में, जो बिल्कुल इजिप्ट की सरहद से मुत्तसिल है, वहाँ 62 मुरबा किलोमीटर का इलाक़ा, और उसमें इस वक्त 1 मिलियन से ज़ायद लोग जमा हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि फ़ी स्क्वायर किलोमीटर 16,000 अफराद इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त दुनिया के किसी भी इलाक़े में फ़ी स्क्वायर किलोमीटर इतना इंसान नहीं पाया जा रहा। रफ्ता रफ्ता इसराइल की कोशिश है कि इन्हें मुर्गियों की तरह घेर के छोटे से छोटे इलाके में क़ैद कर दिया जाए। क़ैद क्या किया जाए, जमा किया जाए, और वहाँ से पूरी कोशिश होगी कि इन्हें सरहद पार धकेल दिया जाए। इसके अलावा रफ़ा में आज एक तो ये लोग जमा हैं और ऊपर से बमबारी भी हुई है और बहुत सारी हलाकतें हुई हैं, लेकिन दो काबिल ज़िक्र हैं। 2 मकानात उड़ा दिए गए और पूरी की पूरी 2 फैमिलीज़ जो हैं वो अब आसमान पे हैं। 26 हलाकतों की इब्तदाई ख़बर है और बहुत से फैमिली अरकान इस वक्त मलबे तले दबे हैं। मौसम ख़राब है और बारिश जो है वो मुस्तकिल हो रही है। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि ये जो एक मिथ थी कि इसराइल वहाँ पे स्मार्ट एमुनेशन इस्तेमाल कर रहा है, तो अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि गज़ा में अब तक जितना भी एमुनेशन इस्तेमाल हुआ है उसका आधा डम बॉम्ब, यानी वो जो कि अनगाइडेड एमुनेशन है, अनगाइडेड मिज़ाइल समझ लें या बॉम्ब समझ लें, वो इस्तेमाल हुआ है, और बाकी आधा जो है वो गाइडेड और प्रिसाइज मिज़ाइल हुआ है। और इससे जो इंसानी हलाकतें होती हैं, मतलब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सुनते थे 65 की जंग में कि डम बम है। उस वक्त ये इस तरह नहीं थी, उस वक्त बम ही ये होते थे। लेकिन अब ये दावा कि जी स्मार्ट और सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है तो उसका जो है वो भांडा फूट गया। मकसद ही आपका है कि आपने कत्लेआम करना है, तो फिर डम स्मार्ट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये वो इम्प्रेशन बहरहाल इससे टूटा कि जी ये बहुत ही ये जो चाहते हैं उसे मारते हैं, जिसे चाहते हैं नहीं मारते। ऐसा नहीं है, कारपेट बॉम्बिंग है। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है, एक तो इसराइल है, और दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त गज़ा में वो है भूख। 7 अक्टूबर के बाद से खाना, पानी, पेट्रोल, अद्वियात, हर चीज़ जो है उसकी नाकाबंदी है। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदादी एजेंसियाँ हैं उन्होंने इतराफ़ करना शुरू किया है कि गज़ा की जो 90% आबादी है वो इस वक्त नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत का शिकार है, और कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो कम अज़ कम 1 दिन से जिसने खाना ना खाया हो। ज़्यादातर फैमिलीज़ किसी ने 2 दिन से, किसी ने 3 दिन से, और ज़ाहिर है कि फैमिली का मतलब नौज़ायदा बच्चे भी होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों का कहना है कि आज हमें तवक्को थी कि तकरीबन 100 जो इमदादी ट्रक हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन इसराइल ने अब तक क्लियरेंस नहीं दी है। और अगर ये 100 ट्रक दाखिल हो भी जाएं तो इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 23 लाख की आबादी को रोज़ाना कई सौ ट्रकों की इमदाद दरकार है, और उसमें हर तरह की इमदाद चाहिए। कपड़े चाहिए, शदीद सर्दी हो रही है, ख़ैमे चाहिए क्योंकि घर जो की छतें उड़ चुकी हैं, दवाएं चाहिए, वैक्सीन्स टोटल ख़त्म हो चुकी हैं, और ख़ुराक का मैंने हाल आपको बता दिया है। और अगर दूसरी तरफ एक खामोश जंग ग़र्ब उर्दन मगरबी किनारे पे भी जारी है, और उसमें भी इस वक्त जनीन जो है वो मरकज़ है। 60 घंटे का मुहासरा, दर्जनों मुहासरे हुए हैं 7 अक्टूबर के बाद से जनीन कैंप के, इसलिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन जो ताज़ा तरीन 60 घंटे का मुहासरा है वो अभी अभी ख़बर आ रही है कि वो इसराइली फ़ौज ने फ़िलहाल उठा लिया है। लेकिन
वहाँ एक हॉस्पिटल है, सलेमान हॉस्पिटल, खलील सुलेमान, हाँ खलील सलेमान हॉस्पिटल। वहाँ से जो फुटेजेस आए हैं उनमें दिखाया गया है कि जो एम्बुलेंसें हैं उनको रोक दिया जाता है ताकि वो हलाक शुदगान को या ज़ख्मियों को मुंतकिल ना कर सकें। उनके अमले को बाहर निकाल के उनके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती है, बबादा कहीं असलहा छुपा के वो ना ले जा रहे हों, और मरीज़ जो हैं वो एम्बुलेंसों के अंदर बंद रहते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर MSF की रिपोर्ट है, जो कि एक बैनुल-अक़वामी तिब्बी फलाही तंजीम है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो अपने तई बहुत कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह ये कत्ल व गारतगरी रुक जाए, और इसके लिए अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान जो हैं उन्होंने तलबीब में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की है। वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट कहते हैं कि हमें कुछ और महीने दे दो ताकि हम इस मसले को मुस्तकिल हल कर सकें। और अमेरिका के बाद अमेरिका ने हाँ ये ज़रूर किया है कि 27,000 जो आर्मी ग्रेड की राइफ़ल्स थी जो देनी थी इसराइल को, उनकी रसद फौरी तौर पे रोक दी है, और मेरा ख्याल है इसराइल के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि हमने जो देखा है 7 अक्टूबर के बाद जितना कत्ले आम हो गया, तो एक जहन ये सोच सकता है कि जी कि ये सब हमास की वजह से हुआ, ये सब उनकी जो है पॉपुलैरिटी कम होनी चाहिए। लेकिन अभी एक सर्वे सामने आया है जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। ये किया है पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी सर्वे एंड रिसर्च। अब ज़ाहिर है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि जंगज़दा माहौल में आप कैसे सर्वे करेंगे, लेकिन उसके मुताबिक गज़ा में 3 माह पहले हमास की पॉपुलैरिटी थी 38%, जो अब बढ़ के 42 हुई है, मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है। लेकिन वेस्ट बैंक में मकबूजा गरब उर्दन में वहाँ पे वो इतने पॉपुलर नहीं रहे, उनकी हिमायत भी नहीं है, वहाँ पे PLO डोमिनेट करती है। वहाँ पे 2-3 महीने पहले तक 12% था, जो अब बढ़कर 44% हो गया है, क्योंकि उनको भी अब ये नज़र आ रहा है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। 60% आपने ये भी बताइए कि 60% जो सर्वे में लोग हैं वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अब तोड़ देना चाहिए, इसलिए कि अब जो है मुसल्लह जद्दोजहद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी इजराइल की बी टीम है और हमेशा रही है इन रीसेंट पास्ट। पॉपुलैरिटी कम कैसे होगी? क्योंकि जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट के एडवर्टिजमेंट है हमास और मुख्तलिफ इस तरह की तंजीमों के, वो तो इजराइली खुद हैं। अब आप देखें, अभी आपने बात की ना कि क्या सिचुएशन है गज़ा में, तो एक वीडियो आई है, ह्यूमन शील्ड्स की हमेशा बात होती है ना कि हमास यूजेस ह्यूमन शील्ड्स, यू नो, इसीलिए सिविलियंस मरते हैं। अच्छा, शील्ड का मतलब है जो चीज़ एक रोके, ढाल, जो ढाल काम ही नहीं करती उसका फ़ायदा क्या? इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना सिविलियंस मरे या ना मरे, इनफैक्ट जितने ज़्यादा मरे। तो ये आप वीडियो देखिए, यहाँ में इजरायली फ़ौज जब एक नए इलाके में दाखिल हो रही है तो पहले वो आगे फ़लस्तीनियों को धकेलती है। अच्छा, अब ये तो ज़मीन के ऊपर की तस्वीर है ना। जो टेस्टिमनी आई है, जो शहादतें आई हैं फ़लस्तीनी कैदियों से, जिनको आपको पता है कि जहाँ पर भी दाखिल होते हैं कपड़े उतर आके इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पर हमने पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन पहले भी बात की थी कि सुरंगों में एक एक्सप्लोसिव बारूदी जैकेट पहनाकर फ़लस्तीनी कैदियों को वो अंदर भेजते हुए एक रस्सी बांधी होती है और उनके सर के ऊपर वो कैमरा लगाया होता है, गोप्रो, जैसे कानकनों के सर पे होता है। जी बिल्कुल, गोप्रो का कैमरा लगा होता है ताकि अगर अंदर कोई उनको मिले तो उनको डेटोनेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। एक बंदे को अंदर भेजा, उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा, तो उसके नीचे फिर फायरिंग की, उसने कहा कि तुम अंदर जाओ। तो ये हो रहा है। आपने बात की कि लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं। सिर्फ ये नहीं है, वहाँ पर फ्लडिंग पूरे, आई मीन रोड्स का हाल देखिए। वो जो एम्बुलेंस वाली वीडियो है फ्लडिंग वाली, अगर वो दिखाएं, इस वीडियो की मैं बात कर रहा था। और क्योंकि कब्रिस्तानों में तो कोई जगह बची ही नहीं ना, पूरा गज़ा ही कब्रिस्तान है। तो एक वीडियो मैंने देखी थी, बहुत मुश्किल है देखना उससे, कि एक शख्स अपने बेटे को, ये देखो, रोड के किनारे जो थोड़ी सी थोड़ी सी खुश्क नीम खुश जगह मिल जाती है, वहां पर अपने छोटे बेटे को दफना रहा है। तो इससे बेहतर एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकती है? चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वेस्ट बैंक की आपने बात की, तो कल की बात है कि कुछ इजरायली फौजी वहां पर एक मस्जिद में दाखिल हो गए। दिखाएं जरा वीडियो। मस्जिद में दाखिल हो गए और वहां से
वो ये तो चले बाहर की वीडियो है, और अंदर घुस के एक तो वहाँ पे घूम रहे हैं और उस मस्जिद के लाउड स्पीकर पर वो अपने यहूदी गाने, तलमुदिक सॉन्ग, हानुका की जो उनके जो त्यौहार के जो होते हैं, मौज़न की जगह पे खड़ा होकर गीत गा रहा है, मजहबी गीत गा रहा है। अच्छा, ये तो है जो वो कर रहे हैं, इंटरनल इनकी जो बातें हो रही हैं। आपको पता है एक ऐप है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे, और ये खारिज की रिपोर्ट है, टेलीग्राम पर इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट का एक चैनल है जिसका नाम है 72 वर्जन्स अनसेंसर्ड। और इसमें पता है क्या मवाद होता है? इसमें होता है कि आप फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, आप फ़लस्तीनियों को टॉर्चर कर रहे हैं, और नीचे लोग कमेंट्स डाल रहे होते हैं। जैसे एक फौजी ने पोस्ट किया कि यार ये देखो, ये मैं इनकी माँ को जला रहा हूँ, और अगर ज़रा आप गौर से सुने तो इनकी हड्डियों की टूटने की आवाज़ आपको आएगी, और फुल ऑडियो के साथ सुनना। और नीचे सब लोग वो स्माइलिंग, लाफिंग, हार्ट वाली इमोजीज हजारों की तादाद में। एक और वीडियो है, उसमें एक इजरायली फौजी सुअर की चर्बी के अंदर अपनी राइफल नहीं, अपनी गोलियों को धो रहा है और कह रहा है अब मैं इससे मारूंगा ताकि अब ये कभी जन्नत नहीं जाएंगे। अच्छा, ये लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आई, इससे क्या होने वाला है? तो ये है इनकी, और ये एक चैनल है। इस तरह के हजारों अब चैनल्स इजराइल में आ गए हैं। अच्छा, अगेन अब हमने देखा है ना कि जहां पे भी ये दाखिल होते हैं तो सबसे पहले रोडों को तबाह किया जाता है, और रोडों को तबाह करने का मकसद ज़ाहिर है ये है कि आमदोरफ्त ना हो, एम्बुलेंस ना पहुंच सके, लोग वहाँ से निकल ना जा सकें। बल्कि अब तो मैंने ये भी सुना है कि लोग खोतों और खच्चरों को इस्तेमाल करके अपने ज़ख्मियों को या लाशों को कब्रिस्तान तक पहुँचाते हैं, ज़ख्मियों को अस्पतालों तक। जो भी कल मैंने एक तस्वीर देखी, वो टैंक जो है उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो कब्रिस्तान के अंदर से दाखिल होकर दूसरी तरफ निकल गए, जो रास्ते में टैंक की चेन के नीचे कब्रें आई, वो सुरमा बनती चली। यहाँ पे ये जिंदों की कदर नहीं कर रहे, तो लाशों की क्या, कब्रिस्तान की क्या कदर करेंगे? लेकिन देखिए, ये जो सब कुछ होता है ना, ये है इंडस्ट्रियल पावर्ड जेनोसाइड, और कॉर्पोरेट पार्टनर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है अमेरिकन कंपनी कैटरपिलर की। और कैटरपिलर आपको पता है कि एक बहुत मशहूर कंपनी है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है, और बिलखसूस ये वाला बुलडोज़र मैन्युफैक्चर करती है। इसको कहते हैं DNR, और ये स्पेशली इजराइल के लिए बनाया जाता है, वो इम्पोर्ट किया जाता है। और इसके अंदर, इसके ऊपर ये सिर्फ बुलडोजर नहीं है, इसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर्स और मशीन गनें भी लगी होती हैं। एक तरह का टैंक भी है, एक तरह का टैंक है, और ये एक वेपन ऑफ वॉर है। आप देख रहे हैं, अब जब अरियल शरोन साबिक वजीर आजम इजराइल के, जब गाजा पर कब्जा था उनका, तो पहला उसका जो मंसूबा था कि यार रोडों को चौड़ा करना चाहिए। अच्छा, इसलिए नहीं कि यार कोई ट्रैफिक का मसला था, इसलिए ताकि हमारे टैंक्स वहां पर आसानी से दाखिल हो सके। तो उस दौरान ये हुआ था, हजारों लोगों के घर और दुकानें, स्कूल्स वगैरह वहाँ पर तबाह किए गए थे। और उस वक्त, ये वही वक्त है जब एक अमेरिकन एक्टिविस्ट रेचल कॉरी वहाँ पर टैंक के सामने खड़ी हो गई थी, ये रेचल कॉरी, और उनको कुचल दिया गया था, बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया था। और फिर ज़ाहिर है, इस पर पहले भी बात की है कि इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए इजराइल में पैनकेक्स बनते थे, जिसके ऊपर रेचल कॉरी की तस्वीर के देखो हमने इसको फ्लैट कर दिया है। तो ये जो भी हो रहा है, देखें, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, इनकी तो हम बात करते रहते हैं ना, लेकिन कैटरपिलर इज ऑल्सो अ वॉर क्रिमिनल। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। अब देखते हैं अब दुनिया में किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, मुजाहरे जारी हैं, सैन फ्रांसिस्को पुल को भी आज भी बंद किया गया था, कुछ कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। प्यूमा का आप लोगों ने जिक्र किया था, मेरे ख्याल है कि पिछले रोज, और अभी एक बहुत ज़ारा के साथ भी हुआ है। और एक बहुत बड़ी जर्मन रियल एस्टेट कंपनी है फिशर जर्मन, जिसने एल्बीट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ अपने राब्ते
ख़त्म कर दिए हैं। इजरायली कंपनी ये जो सारी इनकी जो ड्रोन्स और मशीन गन्स हैं ये एल्बीत मैन्युफैक्चर करती है। आपको पता है इसमें काफ़ी दफ़ा हमने बात भी की है कि एल्बीत के सामने वो ब्लॉकेज किया हुआ है। जो रिलेशनशिप ख़त्म करता है ना, वो साथ में आखिरी लाइन ये ज़रूर लिखता है कि इसका इसराइल बाइकआउट की मुहिम से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीन खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में कुछ हल्की फुल्की इंसानियत जागी है। उनके लीडरशिप में नहीं, क्योंकि वो तो अभी भी टिपिकल वो गोरे अंदाज में इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ ब्ला 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 उसी लाइन पर लगे हुए हैं। लेकिन जो ईयू का अमला है, ये आप देख रहे हैं इनके जो ब्रसल्स का हेड क्वार्टर है वहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है। आज की ही बात है ये, और कह रहे हैं कि जी अभी अभी सीज फायर करें। ज़ाहिर है कोई सीज फायर नहीं होने वाली। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर आप ये ज़रा वाइट हाउस के बाहर के मनाजिर देखें, ये है वाइट हाउस के मनाजिर। प्रेसिडेंट बाइडन, योर स्टाफ डिमांड्स अ सीज फायर। तो ये है कोई व्हाइट हाउस के स्टाफर्स हैं, कोई 150-200 होंगे। ये वहां पर मुजाहरे कर रहे हैं कि यार वो हमारा जो चरिया बुढ़ा है ऊपर बैठा हुआ है जेनोसाइड पापा जी तो बात नहीं सुनने वाला। तो हमने कहा स्लो बाइडन, जो बाइडन क्रेजी जेनोसाइड जो कहना चाहें आप सर, एनीथिंग स्लो जो थ्रो एट द वॉल यू कैन स्टिक इट। स्लो नहीं है यार, स्लो नहीं है। ट्रम्प ने भी एक लाइन दी हुई थी ना, कौन सा स्लो जो है, स्लो जो ट्रम्प बाय द वे, ट्रम्प का आपने जिक्र किया तो जो 8 जो क्रूशल जो स्विंग स्टेट्स, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं अमेरिका के, इस वक्त बाइडन से हर एक रियासत में आगे जा रहा है, आगे है। तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। लेकिन फिलहाल तो कोर्ट लखपत में है। हाँ, अच्छा, एक और चीज भी हुई है कि तकरीबन 150 डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के स्टाफर्स ने भी एक खत लिखा है कि यार खुदा का खौफ करो, इंसान बनो, इसे रोक लो। लेकिन अमेरिका रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना यार, इजराइल इज द टेल दैट वैग्स द डॉग। तो इसका उर्दू का तर्जुमा क्या होगा कि अगर अमेरिका कुत्ता है और इजराइल उसकी दुम है। मैं अमेरिका को कुत्ता नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल आप वही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। यार मैंने अभी तुम लोगों को बताया, तुमने शायद सुना नहीं, 27,000 मिलिट्री ग्रेड राइफलें बिल्कुल जो कि सेटलर्स को तकसीम करनी थी, वो अमेरिका ने रोक ली। और क्या करें, और क्या सबूत चाहिए आपको? अगर अमेरिका कुत्ता है और इजराइल उसकी दुम है, ये कुत्ता दुम नहीं हिलाता, दुम कुत्ते को हिलाती है। और इसके काफी अब बहुत सबूत है। जैसे कि आप देखिए न्यूयॉर्क की काउंसिल वुमन ने क्या पहना हुआ है। न्यूयॉर्क की काउंसिल वुमन है प्राउडली वेयरिंग एन इजरायली फ्लैग। अच्छा, अब किसी और मुल्क का आप झंडा इस तरह पहने, और लगता है कि पता नहीं यार किसी की वो प्लास्टिक शॉपर से बनाई हुई है शायद, हाँ, जो मटेरियल इसका लग रहा है। चले, ये तो काउंसिल वुमन है, कोई बड़े मसला नहीं है। जॉन कर्बी साहब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान हैं, उन्होंने गले में आजकल क्या पहना हुआ है, दिस इज एन इजरायली आर्मी के डॉग टैग्स। और ये कह रहा है कि मैंने ये हटाऊंगा ही नहीं, इससे पहले मैं जान दे दूंगा, ये मैं नहीं उतारूंगा। सो दिस इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अगर आप समझ रहे थे कि कुछ चेंज होने वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाइडन कुछ कर नहीं सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूं थोड़ी सी माजी की, कि जब इजराइल जनूबी लेबनान में दाखिल हुआ था और वहां पर भी बिल्कुल यही चल रहा था 1982 और मतलब कत्लेआम, मैसेकर्स। तो रोनाल्ड रेगन, अच्छा पहली बार रोनाल्ड रेगन का 2 टर्म थी ना रोनाल्ड रेगन की, ये उसकी पहली टर्म की बात है, तो अभी आया था। और उसने कॉल की और उन्होंने कहा कि सीधा कहा कि यार हम हर रोज टीवी पर देख रहे हैं कि आप लोग कत्लेआम कर रहे हैं, मेरे पर बहुत प्रेशर है, आप लोगों ने अभी लेबनान से निकलना है। इजराइल ने कहा मैं नहीं निकलने वाला। उसने कहा कि फिर जितना असला हमने आपको बेचना था ना, वो हम रोक रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर इजराइल विथड्रू। लेकिन बाइडन का मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो सीनाइल है, जो है उसका मसला है कि वो दिल से ही कहता है। और अभी दोबारा जो हमने कल प्रेयर मीटिंग हुई है उसमें भी आप लोगों ने इस पे बात की थी ना, कि अभी तक वो कायम है कि जी मैंने ये फुटेज देखी है। उसने कहा मैं ज़ायनिस्ट हूं, और वो उसका सारा पॉलिटिकल करियर जो है वो हैज बीन ऑलवेज बीन प्रो इजराइल। और उसने ये भी दोबारा दावा किया कि मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि हमास लोगों को जला रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने 4 दफा बोला है कि सर इस तरह की कोई तस्वीरें किसी ने नहीं देखी, बाइडन साहब ने किया। मीनवाइल यूएस की स्ट्रीट्स पर क्या हो रहा है, आपको वो स्टुअर्ट सेल्डोविट्स साहब याद है, वो जो हरास कर रहे थे फूड ट्रक वाले के। अच्छा, ओबामा का मुशीर रहा है ना वो, ओबामा ये क्या नाम है उसका, मैडलिन ऑलब्राइट साहिबा। तो ये एक वीडियो है, ये है हार्वर्ड कैंपस के करीब, और एक कुफाया बांधकर
एक हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट जा रहा है और ये खातून उसके पीछे चल रही है, शी लाइक यू आर वेयरिंग अ टेररिस्ट स्कार्फ, यू आर अ टेररिस्ट, यू आर अ टेररिस्ट। ये कौन है? ये है ईव गर्बर, जो हार्वर्ड की केनेडी स्कूल में प्रोफेसर हैं और हाँ साबिक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में मशीद भी रहे हैं। अब ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन केस कोई ये सवाल पूछे कि यार अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट की तरफ इस तरह क्यों है, क्योंकि ये लोग सारे बैठे होते हैं। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म और ये ग्राउंड लेवल तक भी पहुंच गई है। ये है बेंजामिन रीस, जरा बेंजामिन रीस साहब की तस्वीर दिखाएं। और ये एक हाई स्कूल के टीचर है और इनके जॉर्जिया यूएसए में द साउथ, हाँ, और इनकी स्कूल रूम में इन्होंने एक इजराइल का झंडा लगाया हुआ है। तो एक बच्चे ने कहा कि यार मुझे एतराज है क्योंकि ये कत्लेआम कर रहे हैं। तो इसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, इसको बाहर ले जाओ, इसका सर कलम करके इसके सर को फेंक दो। तो इसको गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको याद होगा हिशाम, वो जो 3 फलस्तीनी कुफाया बांध कर खड़े हुए थे और ये वर्मोंट में उनको गोलियां लगी हैं, वह हिशाम, बाकी दो तो बच गए। हिशाम के बारे में खबर ये है कि वो शायद कभी चल नहीं पाएंगे। $2 मिलियन की जरूरत है सिर्फ उनकी फिजिकल थेरेपी के लिए। अभी तक मेरा ख्याल है कि 1 मिलियन से ज्यादा रेज हो गया है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई भी अमेरिकन पब्लिकेशन देखें, उसमें डिबेट सिर्फ ये है कि जो सारे हमारे यहूदी स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, वो बड़ा अनसेफ फील कर रहे हैं अपने आप को। क्यों भाई? किसी ने कोई गोली तो नहीं मारी ना किसी को अभी तक, सिर्फ नारेबाजी हो रही है। वक्फा ले खुशामदीद। ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया में ख़वातीन के लिए एक ख़तरनाक जगह है। यहाँ पे आए दिन ख़वातीन रेप होती हैं, कत्ल होती हैं। इस्लामाबाद से आज ख़बर आई कि सारा इनाम जिन्हें पिछले साल कत्ल किया गया था, उनके केस के मरकज़ी मुलज़िम शाहनवाज़ को सज़ाए मौत आज सुनाई गई। 10 लाख जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने इस केस में शरीक मुलज़िम और शाहनवाज़ अमीर की वालदा समीना शाह को बरी करने का हुक्म दिया। फ़ैसले पर सारा इनाम के जो वालदैन हैं, लवाहिकीन हैं, उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है। ताहम उन्होंने समीना शाह की बरियत पर मायूसी का इज़हार किया और इसे चैलेंज करने का ऐलान किया है। सारा इनाम कौन थी? वो एक पाकिस्तानी कनेडियन ख़ातून थी। उन्हें पिछले साल 23 सितंबर को उनके शौहर ने इस्लामाबाद में कत्ल किया था। वो मुल्क से बाहर रहती थी। एक दिन पहले ही वो इस्लामाबाद पहुँची थी। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ, जिसके बाद अब पुलिस रिकॉर्ड में ये बात है कि मुलज़िम ने अपने जो एक्सरसाइज करने वाले डंबल्स होते हैं वो उससे हमला किया अपनी बीवी पर और उन्हें जान से मार दिया। बाद में फैमिली ने खुद ही पुलिस से रब्ता किया और मुलज़िम की गिरफ़्तारी जो है वो घर से ही अमल में आई। तो सारा इनाम जो है वो कनाडा से यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से आर्ट्स और इकोनॉमिक्स में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था। वो सन 2010 से अबू धाबी में रहती थीं। उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म डिलॉयट के लिए वो काम करती थीं। बाद में उन्होंने अबू धाबी में एजुकेशन एंड नॉलेज नामी इदारे के लिए काम किया। उनके जो लोग दोस्त हैं, करीबी हैं, वो कहते हैं कि उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ था, कल्चर और ज़बानें सीखने का शौक़ था। वो अपने वालिदैन और दोस्तों का बहुत ख्याल करती थीं। तो उनके कत्ल का जो फ़ैसला है वो 1 साल के अंदर हुआ, जो कि शायद पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक हौसला अफजा बात है। लेकिन कि उनको इंसाफ मिल गया और उनके कातिल को सज़ा हो गई। लेकिन बहुत सारे केसेस हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो अभी तक लटके हुए हैं अदालतों में, जिसमें हाई प्रोफाइल केस नूर मुकद्दम का भी है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा जो हैं इंसानी हुकूक़ की कारकुन हैं, इसलिए वो हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। ताहिरा साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जिस तवातुर से ख़वातीन के ख़िलाफ़ आए दिन जराइम होते हैं, ये कोर्ट का फ़ैसला 1 साल में आना, आपके ख्याल में कोई डिटरेंस होगा क्रिएट, कि अब शायद अदालतें जो हैं वो इंसाफ डिलीवर कर रही हैं? सबको बहुत बहुत सलाम और आपका शुक्रिया कि आप बहुत कम चैनल्स में से हैं और प्रोग्राम्स में से हैं जिन्होंने आज इस मौजू को लिया है बनिस्बत सियासी या कुछ और गाज़ा के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ब्लेस यू। जी नहीं, डिटरेंट फैक्टर अगर वक्त होता या सज़ाए मौत होती
या बड़े बड़े फाइन्स होते तो क्या कुछ आपके ख्याल में सैकड़ों हजारों औरतें अभी तक कत्ल हो रही होती पाकिस्तान में? अभी पिछले हफ्ते बटाग्राम से, कोहिस्तान से, मानसेरा से खबरें आई लड़कियों की और औरतों की। तो ये तो तवातुर के साथ हो रहा है और हम समझते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। जो जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा औरतें और बच्चियां और बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं। इट इज एन एपिडेमिक ऑफ फेमिसाइड। औरतों के कत्ल का एक क्या कहना चाहिए, वबा फैली हुई है जो कि पाकिस्तान में अनचेक्ड है। और जो लोग ये समझते हैं कि सजाए मौत डिटेरेंट होगी, उनके लिए मैं सिर्फ एक नाम आपके सामने पेश करती हूँ और वो है ज़ैनब अंसारी, जो कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको इमरान, मोहम्मद इमरान या क्या उनका नाम था, इस वक्त याद नहीं आ रहा, इमरान खान, जो कुछ भी उनका नाम था, कसूर के उस शख्स को फिल फॉर वो ट्रायल किया गया, कन्विक्शन हुई, उनको मुजरिम करार दिया गया और फांसी पे चढ़ाया गया। मुझे बताएं उसके बाद कितने हजार, 1 जनवरी 2018 में ये हुआ था वाकया, उसके बाद हजारों बच्चे और बच्चियां सेक्सुअल अब्यूज के बाद कत्ल कर दिए गए हैं, जिनसी तशद्दुद, रेप, गैंग रेप और कत्ल। तो ये डिटेरेंस की तो प्लीज आप बात ना करें। मैं समझती हूँ कि जो कवानीन पाकिस्तान में राइज हैं कत्ल के खिलाफ, प्री मेडिटेटेड कत्ल अम्द के खिलाफ, डिसऑनर किलिंग, बेगैरती के कत्ल के खिलाफ, औरतों से तशद्दुद के खिलाफ, उन पर अमल दरामद पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है और उस पर फोकस करने की जरूरत है, बजाय इसके कि कितनी देर में हुआ। अब देखिए नूर मुकद्दम का केस भी पाकिस्तानी लिहाज से, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बहुत जल्द हुआ। जुलाई 2021 में कत्ल हुआ और इस साल 2022 में ना सिर्फ ये कि ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुई, बल्कि हाई कोर्ट की अपील ने कन्विक्शन को बरकरार रखा, सजाए मौत को बरकरार रखा और उसको बढ़ाकर एक बार नहीं 2 बार सजाए मौत कर दी, एक कत्ल के लिए और एक रेप के लिए। आप ये नूर मुकद्दम का केस क्योंकि आप फॉलो कर रही हैं, जरा ये बताएंगे हमारे देखने वालों को कि ये अब सुप्रीम कोर्ट में है और कितना अरसा हो गया कि इसकी कोई हेयरिंग नहीं हुई है या इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा? जी बहुत शुक्रिया कि आपने ये सिलसिला भी उठाया है। देखिए मार्च के आखिर में हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने अपहोल्ड किया था ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन, यानी जो सजाए मौत पहली दफा मिली थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से जाहिर जाकिर जाफर को, उसका जो अपील किया गया था उसको बढ़ाया गया, वो सजा को 2 बार सजाए मौत कर दी गई मार्च 2023 में। उसको हक था, कातिल को हक है और ये हमारा आईनी हक है और कानूनी हक है कि वो अपील करे सुप्रीम कोर्ट में। तो अप्रैल में उसने अपील कर दी थी और अभी हम दिसंबर के महीने में हैं, अभी तक उसकी पहली हियरिंग भी नहीं हुई। ओके तो इससे जाहिर होता है कि ये तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और इसमें जाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की दिलचस्पी है कि ये इसको अपने अंजाम तक पहुंचता देखें। ओवरऑल ज़रा सा एक सेंस दें कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें आपको इंक्रीमेंटल ही सही कोई थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आई है या ये वही फरसूदा निज़ाम है जिसमें औरत को इंसाफ नहीं मिलता? जी, और इससे पेशतर कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगे कि हम लोग अपनी पीठ पर खुद ही थपकी मारते रहते हैं क्योंकि कोई और मारता नहीं है थपकी। सीरियसली मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के हुकूक की तहरीक, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं और ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं, उसका कुछ नहीं तो 19-20 का तो फ़र्क पड़ा ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कहने दीजिए कि शायद हमारी अदालतों में, और खुशी की बात है कि मातहत अदालतों में, सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी में नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से, शायद जजेस की ट्रेनिंग का समर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये भी कहने दीजिए कि ये 2 केसेस
नूर मुकद्दम का केस और सारा इनाम का केस, जहां मैं सरे फहरिस्त खड़ी होती हूँ पुलिस की बुराइयां, कोताहियां, शॉर्टकमिंग्स, गैप्स को पेश करने में और पॉइंट आउट करने में, वहां आज मैं सरे फहरिस्त खड़ा होना चाहती हूँ कि पुलिस ने इन दोनों केसेस में तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एविडेंस, फोरेंसिक्स, मेडिको लीगल एग्जाम, सब कुछ में मैं समझती हूँ कि बहुत उम्दा किरदार अदा किया है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि इन दोनों केसेस में जाए लोगों को ये डर था कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस यूज होगा, यहाँ पर ये होगा, और हर दूसरे दिन कोई कहता था कि यार पुलिस कार्रवाई खराब कर रही है। तो एटलीस्ट शुक्र है, इतना हम शुक्र अदा कर सकते हैं कि ये नहीं हुआ। एक वक्फा लेते हैं, देन वी कम बैक। वेलकम बैक। हमारे साथ इंसानी हुकूक की सरकर्दा शख्सियत ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं। मैडम ताहिरा, मैं आपकी तवज्जो इंडस्ट्री ऑफ इनजस्टिस की जानिब थोड़ी सी दिलाना चाहता हूँ। परसों एक खबर आई बहुत ही बारीक सी, जिसका कोई फॉलोअप फिर मैंने तो नहीं देखा किसी चैनल पे या अखबार में। हुसैन खान वाला आपको याद होगा, कसूर में कोई 7-8 साल पहले एक वीडियो केस हुआ था जिसमें 200 से ज़ायद बच्चों की जो हैं वो वीडियोस पोर्नोग्राफी के जो मद में आती हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त, धौंस धमकी, उसका हुआ था सिलसिला। बहुत सारे तो छूट गए थे मुलजिम। 3 मरकज़ी मुलजिम अलबत्ता जो थे उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। परसों लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया। हम जो अभी बात कर रहे थे कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, डेफिनेटली अच्छा काम किया। कभी हम जज की भी तारीफ़ करते हैं कि ये जज जो है बग़ैर प्रेशर के काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे नज़दीक शायद ये है कि कानून जो है वो भी शख्सियात का मोहताज है। ऐसा नहीं है कि कानून ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। कहीं पुलिस अफसर अच्छा होता है तो जज अच्छा नहीं होता, कहीं जज अच्छा होता है तो पुलिस उसमें ऐसे छोटे छोटे सुराख छोड़ देती है कि आगे चल के वो शगाफ में तब्दील हो जाते हैं। तो इस छलनी से छन के जो बहुत कम, इसीलिए हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो ऑन एन एवरेज 3 से 4% से ज़्यादा नहीं है, कोई भी केस उठा लें। तो क्या करें? ये दलदल है, क्या है ये? औरतों के हवाले से तो 3 से 4 नहीं, 2 से भी कम है। और रेप और कत्ल, ख़ास तौर पे बेगैरती का कत्ल, वो तो बिल्कुल ही 0.0 समथिंग। तो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है और मैं बहुत हद तक आपसे इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जजेस कौन हैं, पुलिस अफसरान और एहलकार कौन हैं? हमारे मुआशरे से निकल कर आते हैं ना। तो हम और आप जैसे हैं वैसे ही हमारी अदलिया, वैसे ही हमारी पार्लिमान, वैसे सबके, हमारी हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस। तो ये तो जी मैं समझती हूँ कि दिहाइयाँ लग जाएंगी, एक पौध के बाद दूसरी पौध, नस्लें आएंगी और जाएंगी। ये ईमानदारी आपको ट्रेनिंग से नहीं मिलती। दयानतदारी और फर्ज शनासी, जेंडर ट्रेनिंग छोड़ कोई भी ट्रेनिंग ले आओ, आसमान से उठा के या जमीन से उठाकर, किसी मुल्क से उठा के ट्रेनर ले आओ, नहीं, ये चीजें सिखाई नहीं जाती। ये इंसान के दिल के अंदर होती हैं कि मैंने ईमानदारी से काम करना या नहीं, मैंने बिकाऊ माल बनना है कि नहीं, मैंने बहुत अमीर कबीर बाअसर लोगों के असर तले दबना है या नहीं। ये जिरगे और पंचायतें क्या हैं? पुलिस, आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो मुलविस रहती है जिरगे और पंचायतों में, जो कि इतने गलत फैसले और गैर इंसानी और जुल्म पर मबनी फैसले करते हैं, पुलिस उनकी तरफदारी करती है, पुलिस उनकी मदद करती है। मुख्तार बीबी के साथ क्या हुआ अमीरवाला में, मुजफ्फरगढ़ में? पुलिस मुलविस थी वहां पर हर जगह। और कौन लोग बैठते हैं जिरगे और पंचायतों में? वही लोग जो कि पार्लियामान में बैठते हैं। अब मुझे बताएं, ये तो फिर पूरा एक दायरा है ना, विशेष सर्कल है ये तो फिर हम इनकार समझे? नहीं, आप इनकार ना समझे। अगर मैं ना उम्मीद होती और मुझ में रत्ती बराबर उम्मीद की किरण ना होती तो आज मैं 70 साल की उम्र में सड़कें ना नाप रही होती और कोर्टों के चक्कर ना लगा रही होती रोजाना और घंटों के लिए।
तो इसलिए नाउमीदी तो जुर्म है बिल्कुल। अल्लाह आपको इजाजत नहीं है नाउमीद होने की, ना मेरी तरफ से ना अपनी तरफ से। हम नाउमीद नहीं हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ी सी इंसेंटिवाइजेशन की भी जरूरत होती है। आप पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा क्यों नहीं देते? जब आपने पार्लियामान की तनख्वाहें बढ़ा दी, मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, सदर मुमलिकत की तनख्वाहें बढ़ा दी, जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दी, तो पुलिस की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाते? वो रात के 12 बजे इस्लामाबाद की 0 डिग्री की सर्दी में सड़क किनारे खड़े लिफ्ट मांग रहे होते हैं कि मुझे घर तक या किसी बस स्टॉप तक पहुंचा। बिल्कुल सही है। इन सब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ताहिरा अब्दुल्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है तो एक गड़बड़ घोटाला है ना पूरे, वही है और उस, लेकिन ये बात है कि इन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि इन 2 केसेस में कम से कम जो है थोड़ी बेहतरी के साथ काम किया पुलिस ने, अदालतों ने। काश बाकी लोगों को भी इंसाफ मिले जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, और ख़ास करके नूर मुकद्दम का जो केस है। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। कल जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।